हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिमालय एजू हब के इस प्लेटफॉर्म पे। आज इस क्लास में हम अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर्स के बारे में बात करेंगे, जहां हर लेयर में एक अलग ही मैजिक चल रहा होता है। कई क्लाउड्स बन रहे होते हैं, तो कई स्काई का कलर चेंज हो रहा होता है, तो कई टूटे हुए तारे जलते हुए दिखाई देते हैं, तो कई एक पॉइंट से स्पेस की शुरुआत होती है। तो आज हम इस क्लास में एटमॉस्फेयर की सारी लेयर्स को डिकोड करेंगे, ट्रोपोस्फेयर से लेके एग्जोस्फेयर तक। प्लस जो इसमें स्पेशियस लेयर्स होती है, जैसे आइनोस्फेयर है, कार्बन लाइन है, मैग्नेटोस्फेयर है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेम्परेचर की बेसिस पे एटमॉस्फेयर की लेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और इनके बीच की ये जो बाउंड्री जोन है, इसको पोज कहा जाता है। पोज, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की पोज को कहा जाएगा ट्रोपोपोज, देन स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज और थर्मोपोज। तो हम सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की लेयर को देखेंगे, जहां हम सांस लेते हैं। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अर्थ की सरफेस से 12 किलोमीटर ऊपर तक होती है, ठीक है। लेकिन इक्वेटर से 18 और पोल से ही 8 किलोमीटर होती है। ऐसा क्यों? रीजन है इसका। रीजन ये है कि जो ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है, ठीक। अब जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे ज्यादा गिरती है एज कंपेयर टू पोल। अगर सन की रेज इक्वेटर पर ज्यादा गिरेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके आसपास वाली जितनी भी हवा है वो हल्की होके ऊपर की तरफ उठेगी, वो हल्की होके ऊपर की तरफ उठेगी। इस वजह से इक्वेटर पे इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, ठीक है। वहीं पे पोल पे सन की रेस कम गिरती है, तो टेम्परेचर भी कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो हवा है वो ठंडी होके नीचे की तरफ ही बैठी रहेगी, वो इतनी ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएगी। इस वजह से जो पोल पे इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता है। इसी के साथ ही इस लेयर को वेदर वाली लेयर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रीजन है, जितने भी बादल है, बारिश है, जो बिजली है, साइक्लोन है, जितनी भी एक्टिविटीज है, ये इसी लेयर के अंदर ही होती है। इस वजह से इसको वेदर वाली लेयर भी कहा जाता है। उसके साथ ही 75% एटमॉस्फेरिक मास भी जो है इसी लेयर के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जो जितनी भी गैसेस है, मोस्टली जो गैसेस है वो इसी लेयर में होती है। इसी के साथ ही जो वाटर वेपर है, जितनी भी अर्थ की डस्ट है, मोस्टली जो डस्ट होती है वो इसी लेयर में पाई जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो आप ये सोचोगे कि हम तो अर्थ की सरफेस से सन की तरफ जा रहे हैं, तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए, तो टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है? और टेम्परेचर डिक्रीज भी कितना होता है पर किलोमीटर पर? 6.5 डिग्री सेल्सियस। और आप टॉप पे जाओगे वहां पे -56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि रेडिएट्स सन रेज एंड हीट्स द एयर। मतलब जो सन की रेज है वो ट्रोपोस्फेयर की जो ये लेयर है, ठीक है, इसको डायरेक्ट गर्म नहीं करती है। इसको डायरेक्ट गर्म नहीं करती है। ये क्या करती है कि जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, उसको गर्म करती है। हवा को गर्म नहीं करेगी, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है ये सरफेस को गर्म करेगी। अब जो सरफेस गर्म हो रहा है वो क्या करेगा? वो गर्म होगा और अपनी जो हीट है वो वापस ऊपर की तरफ रेडिएट करेगा। तो जिस वजह से जिसकी आसपास की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहेगा। रीजन ये है कि जो एयर है आसपास, उसको हीट कहाँ से मिल रही थी? उसको हीट मिल रही थी जो सरफेस पे जो सन की रेज गिर रही थी, वहां से जो है हीट रेडिएट हो रही थी, उसके थ्रू उसको हीट मिल रही थी। लेकिन आप तो सरफेस से दूर जा रहे हो। अब सरफेस से दूर जाओगे तो एयर गर्म कहाँ से होगी? इसकी सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, इसके ऊपर से स्टार्ट होती है, 12 से ये 50 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ पे एयर जो होती है वो काफी स्टेबल होती है। क्यों? ड्यू टू लेसर डेंसिटी। अब ये कंसेप्ट आप समझिएगा कि जैसे आप अर्थ से दूर जा रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो रही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, इससे क्या होगा, जो हवा की डेंसिटी है वो भी कम होगी, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे जो हवा होती है वो काफी स्टेबल होती है। अब आप यहाँ पे ये मत मानिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती नहीं, होती है, ठीक है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर के मुकाबले कम होती है। ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा थी, तो वहां पे 75% एटमॉस्फेरिक मास था। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लेयर पाई जाती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर।
ये 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब ये ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो यूवी रेज आती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से, ये इसको अब्सॉर्ब कर लेती है, अर्थ तक आने नहीं देती। अगर वो अर्थ तक आ जाती तो हमें क्या फेस करना पड़ता? स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस जैसी चीजें हमें फेस करनी पड़ती, ठीक है। तो जैसे हमारे लिए सनस्क्रीन जैसे हमारे लिए काम करती है, ओजोन लेयर अर्थ के लिए वैसे ही काम करती है। अब आपको यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि ओजोन लेयर जो है कितनी परसेंट पाई जाती है। ओजोन लेयर 0.0015% पाई जाती है, बहुत कम मात्रा है, लेकिन इतनी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे उसी के साथ ही इस ना लेयर के अंदर जो एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? फर्स्ट रीजन है, मेन रीजन यही है यहाँ पे, स्टेबल एयर। एयर काफी स्टेबल होती है, स्थिर होती है, तो जो एरोप्लेन है अगर वहां से उड़ते हैं तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होता, इजिली उड़ सकते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी पे फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता। और इसी के साथ ही और क्या फायदा है इनको, एयरक्राफ्ट को? यहाँ पे जो फ्यूल है वो काफी कम बर्न होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वहां पे वो माइलेज अच्छा दे रहा होता है, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा होता है। मेन रीजन क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होने का? एक ही है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उसको अब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है। और वो हीट क्या कर अब्सॉर्ब करके वो जो हीट वो जो गर्म हो रही है वो क्या कर रही है, आसपास की जितनी भी एयर है उसको गर्म कर रही है। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज पाई जाती है यहाँ पे, आर्मस्ट्रांग लाइन, ठीक है। अब जो आर्मस्ट्रांग लाइन है, ये नाम कहाँ से आया? जो हैरी जॉर्ज आर्मस्ट्रांग थे उनके नाम से इस लाइन को रखा गया था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ये 15 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, 18 पे ये कुछ ज्यादा ही पाई जाती है, ठीक है। अब मैं आपको ये लाइन क्यों बता रही हूँ? बताने का रीजन ये है कि जब आप इस लाइन तक पहुंचते हैं तो जो 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारे लिए नॉर्मल टेम्परेचर है, इतने टेम्परेचर के अंदर भी वहां पे जो आपका ब्लड है बॉडी का वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी कुछ सेकंड के अंदर ही डेथ हो जाएगी। आप बिना रॉकेट के या बिना प्रेशर सूट के, ठीक है, जो स्पेस सूट वगैरह होते हैं उनके बिना आप यहाँ पे जा ही नहीं सकते। रीजन क्या है? ठीक है, इतना टेम्परेचर कम होने के बाद भी आपका बॉयल जो आपका ब्लड है बॉयल होना स्टार्ट क्यों होता है? रीजन ये है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ऑक्सीजन पतली होती रहती है, थिन होती रहती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो बहुत लो हो जाता है। अगर प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर लो है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट वहां काफी बढ़ जाएगा। इसलिए इतने टेम्परेचर के अंदर ही 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही, ठीक है, आपका जो ब्लड है बॉडी का वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में काफी एक इंटरेस्टिंग चीज पाई जाती है जिसको रेले स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है। जो आपको आसमान का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है वो इसी की वजह से दिखाई दे रहा है। कैसे? आपने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, जहां पे एक व्हाइट लाइट आ रही है। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं लेकिन वो उस वक्त नहीं दिखाई देते। जैसे ये प्रिज्म से पास होती है 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसमें है वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, येलो, ठीक है, ये इसमें डिवाइड हो जाती है। सेम यही फॉर्मूला यही अप्लाई होता है। जब यहाँ पे सन रेज जो सन की लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो रही होती है तो 7 अलग अलग कलर में बिखरती है, ठीक है, 7 अलग अलग कलर लेके आती है अपने साथ में। लेकिन जिन कलर्स की वेवलेंथ कम है, अब वेवलेंथ कम होगी तो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करेगी। जिससे क्या होगा, अगर वेवलेंथ कम है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा कवर करने का वो उस लाइट का वो भी कम होगा उस कलर का, ठीक है। तो क्या होगा, वो जब ट्रोपोस्फेयर के अंदर आ रही होती है मॉलिक्यूल से टकराएगी और 7 अलग अलग कलर में डिवाइड होती है तो जिसका वेवलेंथ कम है वो वहीं बिखर जाती है, ठीक है। जैसे ब्लू का वेवलेंथ जो है कम होता है, ब्लू की वेवलेंथ बहुत कम होती है तो वो डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करती है तो वो वहीं बिखर जाती है। इस वजह से जो हमें दिन में या थोड़ा नोट कीजिएगा कि दिन में हमें कलर जो होता है वो आसमान का ब्लू दिखाई देता है, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम सुबह और शाम को हमें जो कलर होता है वो ऑरेंज या रेड कलर का या फिर आप कह सकते हैं येलोइश कलर हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि दिन के टाइम जो सन है वो हमारी अर्थ के ऊपर जो सन की रेज होती है, लाइट होती है, वो सीधी गिरती है, मतलब परपेंडिकुलर गिरती है, सीधी गिरती है। तो जो लाइट है, ये कलर जो बन रहे हैं उसमें से उनको जो डिस्टेंस है वो कम ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है, कम ट्रेवल करना पड़ेगा। तो एटमॉस जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां तक ये जो ब्लू लाइट है वहां से भी लेके ये जो
ट्रोपोस्फेयर है वहां तक आती है, ठीक है, इसलिए हमें कलर जो है वो ब्लू दिखाई देता है। लेकिन शाम होते होते जो जो सूर्य होता है वो हमसे दूर चला जाता है, मतलब आप समझिए कि जो उसकी लाइट वो तिरछा हो जाता है। ये हमारी अर्थ है, अर्थ से ये जो इसकी सन की रेज है वो तिरछी आएगी। अगर वो तिरछी आएगी तो उसकी लाइट को डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो उस कंडीशन में जिनकी वेवलेंथ कम है, जिन कलर्स की वेवलेंथ कम है, वो तो पहले स्कैटर्ड हो जाएगी, वो ट्रोपोस्फेयर तक ज्यादा पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो रेड और जो ऑरेंज येलो कलर होते हैं उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करती है, तो वो इजीली ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच जाती है। और इस वजह से हमें सुबह और शाम को जो कलर होता है वो रेड, येलो या फिर ऑरेंज जैसा दिखाई देता है, ऑरेंज दिखाई देता है। ये इसकी रियल फोटो है जो एक ना रॉकेट से ली गई थी, ये सुबह या शाम की फोटो होगी, जहां ये आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ये है ट्रोपोस्फेयर आपका। और जहाँ पे शाम के टाइम ये आपको रेड वगैरह कलर दिखाई दे रहे हैं, रेड येलो ऑरेंज मिक्स कलर है, ठीक है। और स्केटरिंग यही हो गई है इसके ऊपर ही, यहाँ तक थोड़ी पहुंच ही नहीं पाई है, ये ब्लू कलर है, ठीक है। और ये है मिजोस्फेयर, जहाँ पे स्केटरिंग होती है, होती नहीं है, ना के बराबर होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। इसके साथ ही जो आपको ये व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है बीच में, ये जो ये व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये व्हाइट कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओजोन लेयर है, ये यहाँ पाई जाती है ओजोन लेयर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ ही आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि अगर आप अपने सन को, अपने सूर्य को अगर आप अंतरिक्ष में जाके देखोगे तो आपको व्हाइट दिखाई देगा, उसकी लाइट व्हाइट होती है, व्हाइट निकलती है। रीजन वहां यही है कि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होती है, एयर होती है, ठीक है, उनसे वो टकराती है, ये रे टकराने के बाद ये जो कलर है हमें दिखाई देते हैं। इस वजह से आप अंतरिक्ष में जाओगे तो सूर्य का कलर आपको व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है, व्हाइट, और ये भी उसकी जो लाइट है वो भी व्हाइट होती है। अब इसकी थर्ड लेयर पे आते हैं, मिजोस्फेयर, जिसको मिडल लेयर भी कहा जाता है। ये 50 से 85 किलोमीटर तक होती है। जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रहा है वहां से ये स्टार्ट होती है और ये 85 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो वापस डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, याद रखिए कि डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों? इसमें फर्स्ट है कि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना होता है पहले ये देख लीजिए, -90 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे ज्यादा ठंडी लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। अब हो क्यों रहा है, क्वेश्चन ये था क्यों हो रहा है। फर्स्ट रीजन है कि यहाँ पे एयर जो है वो काफी पतली है, बहुत ज्यादा पतली है। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो एयर है वो काफी कम होती है, बहुत मतलब मान लीजिए कम भी होती है, बहुत पतली हो चुकी होती है, बहुत दूर दूर होती है। सेकेंड मेन रीजन है इसका, नो ओजोन लेयर, ओजोन लेयर नहीं है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या था, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या था, सॉरी, वहां पे क्या थी, ओजोन लेयर थी। ओजोन लेयर की वजह से वहां की जो आसपास की हवा थी वो गर्म हो रही थी, यहाँ पे कोई ओजोन लेयर ही नहीं है तो गर्म कहाँ से होगी। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको मेट्रोइड्स कहा जाता है, उल्कापिंड। उल्कापिंड इस लेयर के अंदर आके जलते हैं। अब जलते कैसे हैं इसका कंसेप्ट समझिएगा, कि जब ये उल्कापिंड मेसोस्फेयर के अंदर आ रहे होते हैं तो हवा तो काफी कम होती है, पर इतनी होती है कि इन उल्कापिंड को वो कंप्रेस करती है, हवा कंप्रेस करती है, दबाती है वापस, ये अंदर नहीं आना, वहीं रहे, ठीक है। तो जब ये कंप्रेस इसको कर रही होती है वापस, तो फिक्शन जनरेट होता है, और इस ये फिक्शन जब जनरेट होता है, जो टेम्परेचर है वो 3000 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इतना टेम्परेचर काफी है एक उल्का पिंड को जलाने के लिए। और जब ये उल्का पिंड जलता है तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देते हैं शूटिंग स्टार्स, ठीक है, टूटते हुए तारे, जिसको देख के आप विश मांगते हो, वहां पे बेचारा कोई उल्का पिंड जल रहा होता है। अब इसकी अगली लेयर पे आते हैं, जो है थर्मोस्फेयर, नाम में छुपा है, थर्मो मतलब हीट, गर्मी होगी। ये होती है 85 से 600 किलोमीटर, जहां पे मिजोस्फेयर खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट होती है, और ये 600 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, वहां पे वहां डिक्रीज हो रहा था, वहां यहाँ वापस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कितना हो रहा है, 1500 डिग्री सेल्सियस, इतना कि लोहा भी पिघल जाए, इतना टेम्परेचर होता है। अभी इतना टेम्परेचर इंक्रीज हो क्यों रहा है, यहाँ तो कोई ओजोन लेयर ही नहीं है, किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है कि अब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन। यहाँ के कुछ जो मना मॉलिक्यूल्स होते तो बहुत दूर दूर है, लेकिन कुछ जो मना
मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोलर रेडिएशन जो यूवी रेज एक्स रेज है उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, और काफी हीट ऑब्जॉर्व करने के बाद वो काफी एनर्जेटिक हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर काफी इंक्रीज हो रहा है। दूसरा यहाँ पे है जो एयर है वो बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। क्यों बता रही हूँ, इसका रीजन है, ठीक है। अब एयर पतली है और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, उन जो सोलर रेडिएशन है उसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब अब्सॉर्ब तो कर रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज ये है कि ये हीट आपको फील नहीं होती, आपको गर्मी वहां नहीं लगेगी, इतना टेम्परेचर होने के बाद भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। अब इसका कंसेप्ट समझिए क्यों। अगर आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं और आग लगा रखी है, ठीक है, और वो आग क्या कर रही है, जो आसपास वाली एयर है वहां पे जो एयर की डेंसिटी वो ज्यादा होगी, यहाँ पे तो ज्यादा होती है, तो आसपास वाली एयर को क्या कर रही है, वो गर्म कर रही है। उस जो हवा की गर्मी है वो हमें फील हो रही है, हमें आग की गर्मी फील नहीं हो रही है। वो आग हवा को गर्म कर रही है, क्योंकि आग को एक मीडियम मिल गया है हवा का, ठीक है, वो उसको गर्म कर रही है, वो गर्मी हमें फील हो रही है। यहाँ पे तो अगर जो मॉलिक्यूल्स थे वो सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहे थे, कर तो रहे थे, लेकिन वहाँ हवा ही काफी पतली है, ठीक है, उनके पास मीडियम ही नहीं है कि वो जो हीट दे किसको, वो किसी को देंगे तभी तो हमें ना वो हीट फील होगी, तो खुद ही लेके वो बैठे रहते हैं उस हीट को, ठीक है। और इस वजह से टेम्परेचर तो वहां 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वो गर्मी हमें फील नहीं होती। अगर आप वहां जाओ रॉकेट से, स्पेस शूट वगैरह से जाओ, तो अगर आप हाथ बाहर निकालो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाई चांस मैं कह रही हूँ कि आप हाथ बाई चांस आप बाहर निकालो, ठीक है, लेकिन इतना टेम्परेचर है, आपने तो यहाँ से जाओगे तो आपने सुन रखा होगा भाई इस लेयर में टेम्परेचर ज्यादा है, आपने हाथ बाहर निकाला, आपको गर्मी फील नहीं। उसका रीजन यही है कि हवा जो है वो काफी पतली है, तो जो मॉलिक्यूल्स को है वो मीडियम ही नहीं मिलता कि वो जो अपनी हीट है वो दे किसको, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेयर और पाई जाती है, आयनोस्फेयर। अब ये क्या काम करती है, जो मॉलिक्यूल सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहे थे, ठीक है, और अब्सॉर्ब करने के बाद में वो न्यूट्रल नहीं होते, उन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, उन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो न्यूट्रल नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, इस तो क्या हो गया, वो चार्ज हो गए, वो चार्ज पार्टिकल हो गए। जो ये प्रोसेस जो होता है इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन। अब ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है, ये लेयर ये ऐसे हेल्पफुल है कि आयनोस्फेयर के अंदर ये हमें हेल्प करता है रेडियो कम्युनिकेशन में। अब ये रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करता कैसे, जो रेडियो वेव्स है हमारे, जो यहाँ पे टावर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे अर्थ पे, वो क्या करते हैं, रेडियो वेव ऊपर की तरफ भेजते हैं एटमोस्फेयर में, ठीक है, लेकिन वो आयनोस्फेयर के लेयर्स की जाके वहां पे जाके वो क्या करते हैं, वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। मतलब आप समझिए कि आप एक मिरर है, आपने कोई लेजर लाइट यहाँ पे फेंकी, ठीक है, वो क्या कर रही है, वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, उसको यहाँ से पार नहीं होने दे रही है। तो आइनोस्फेयर लेयर भी क्या करती है, उस रेडियो जो वेव्स आ रही है यहाँ से, उसको बाहर की तरफ जाने नहीं देती, उसको वापस वहां से भेज देती कि भाई जा, यहाँ वापस नहीं आना तो वापस अर्थ पे जा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसके पास सिग्नल पहुंचता है। तो रेडियो जो कम्युनिकेशन है इस लेयर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आप जो गाने सुनते हो, ठीक है, वायरलेस जो कम्युनिकेशन होती है वो इस लेयर की वजह से ही होती है मोस्टली। अब चीज ये है कि इसमें एक और लेयर पाई जाती है, कार्बन लाइन। कार्बन लाइन पाई जाती है 100 किलोमीटर पे, इस थर्मोस्फेयर के लेयर के अंदर 100 किलोमीटर पे कार्बन लाइन पाई जाती है। ये लाइन क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि इसके ऊपर से ये जो लाइन है, इसकी लाइन के ऊपर से ऑफिशियली बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है स्पेस की। यहाँ से जो है ये ऑफिशियली बाउंड्री स्टार्ट हो चुकी होती है स्पेस की, यहाँ से स्पेस स्टार्ट हो चुका होता है। और इसके ऊपर एयरप्लेन जो होते हैं वो ऑपरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, एक तो एयर जो है वो काफी पतली है, बहुत ज्यादा पतली है, तो जो उनको विंग, जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उनको लिफ्ट करने में जो ऑक्सीजन चाहिए वो तो वहां है ही नहीं। दूसरा है कि फ्यूल, अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो अपना फ्यूल कैसे बर्न करेगी, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर रॉकेट जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो वो अपना फ्यूल बर्न करने के लिए जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है उसको खुद लेके जाते हैं साथ में, ठीक है। तो ये है कार्बन लाइन, जहां से ऑफिशियली स्पेस की बाउंड्री स्टार्ट होती है। अब एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर पे आते हैं जो है एग्जोस्फेयर। ये 600 से 10,000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। यहाँ पे जो एयर है वेरी स्प्रेस एयर, मतलब यहाँ एयर जो होती है बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। रीजन है यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ ना के बराबर एयर होती है।
और जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर दूर तक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनली हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। ये भी, इनके भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराते नहीं है, इनकी भी जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या है, जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं यहाँ के, वो स्कैप हो जाते हैं स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर निकल जाते हैं, यहाँ पे रुकते नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है तो उनको रोकेगा कौन, खींचेगा कौन वहां रोकने के लिए। और यहीं पे सैटेलाइट जो होती है वो ऑर्बिट करती है, यहाँ पे सैटेलाइट जो होती है वो ऑर्बिट करती है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कैसे। अब क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर होती है, ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है, माइक्रो। ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है माइक्रो होती है, ना के बराबर होती है। अब वो क्या करती है, जो ऑर्बिट को एक फिक्स्ड पाथ जो होता है वो प्रोवाइड करती है। जो सैटेलाइट है वो क्या करता है, अपने फिक्स्ड पाथ पे घूमता रहता है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, ना तो वो बाहर निकल रहा है, ना ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है, वो इस फिक्स्ड पाथ पे घूमता रहता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, जीपीएस सैटेलाइट्स है, ये सब यही होती है। और यहाँ से स्टार्ट हो चुका होता है आउटर स्पेस, जहां से कार्बन जो लाइन थी, वहां पे आउटर स्पेस जहां से स्टार्ट हो रहा था, मतलब जहां से स्पेस की बाउंड्री स्टार्ट हो रही थी, वहीं का एग्जोस्फेयर के अंदर आउटर जो स्पेस है, बाहर का जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसकी बाउंड्री स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एक ऐसी लेयर जो एटमॉस्फेयर की लेयर तो नहीं है, लेकिन अर्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नाम है मैग्नेटोस्फेयर। ये होती है 65,000 से 6,30,000 किलोमीटर तक। ठीक है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है सोलर स्टॉर्म से, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो सन से आ रहे होते हैं उन्हें, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड ये है, ये कॉस्मिक रेडिएशन से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। कॉस्मिक रेडिएशन क्या होती है, जो स्टार्स और गैलेक्सीज होती है उनसे जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स हमारी तरफ आ रहे होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। अब ये प्रोटेक्ट करती कैसे, इसको समझिएगा कि अर्थ के कोर के अंदर पिघला हुआ आयरन और निकल पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, निकलती है। एक मैग्नेट की तरह काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। और ये जैसे एक किसी बलून के अंदर आप कुछ पैक कर देते हो बलून के अंदर, उसी तरह ये बबल बना देती है, एक बलून बना देती है अर्थ के चारों तरफ, जिससे जो सोलर स्टॉर्म्स और कॉस्मिक रेडिएशंस जो होती है अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं हो पाती। प्रिवेंट्स एटमॉस्फेयर फ्रॉम बीइंग स्ट्रिप्ड अवे। अब यहाँ पे मैग्नेटोस्फेयर की वजह से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी होती है, जिसको कहा जाता है पोलर लाइट्स या ऑरोरास। ठीक है, ये जो पोलर लाइट्स है ये कुछ इस तरह दिखाई देती है। ये हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल है, वहां पे एक कंट्री है नॉर्वे करके, ये वहां की फोटो है, ये रात की फोटो है। ठीक है, ये लाइट्स कुछ इस तरह दिखाई देती है और बहुत सुंदर होती है दिखने में। अब ये लाइट्स बनती कैसे है, ठीक है, ये जो पोलर लाइट्स ये बनती कैसे, इसका क्या प्रोसेस है, तो वो समझने से पहले एक चीज समझिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनती है। और तो आपने एक एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे घूम रही है वो देखिए। नॉर्थ पोल से, हमारे जो अर्थ के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और ये साउथ पोल में एंटर हो रही है। ठीक है, एंटर हो रही है और ये बहुत पास पास में होती है, जिससे क्या होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, हमारे अर्थ पे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो इक्वेटर है हमारा, ये जो हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे क्या होती है, ये पैरेलल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल होती है और दूर दूर होती है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती है। लेकिन ये क्यों समझा रही हूँ, ये इसलिए समझा रही हूँ मैं आपको, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्वेटर पे पूरी बंद है, जैसे क्लोज्ड है, वो एक लूप बना रही है, क्लोज्ड हो रही है, वो किसी को अगर यहाँ से कोई आएगा तो क्या एंटर हो पाएगा, इन लाइंस की वजह से नहीं एंटर हो पाएगा, क्योंकि ये अपने आप को पूरा बांध के रख रही है। ठीक है, वही पोल पे क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल तो रही है, लेकिन क्या ये पूरा यहाँ पे क्लोज्ड बना रही, मतलब यहाँ पे पूरा एक लूप बना रही है कि भाई क्लोज्ड कर रही है, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक खुद को क्लोज कर रही है पूरा, नहीं कर रही। यहाँ पे क्या है, ओपन स्पेस है, यहाँ पे काफी ये ओपन स्पेस है, यहाँ पे काफी ये खुला होता है, यहाँ पे खुला है। यहाँ पे अगर ये पूरा लूप बना ही नहीं रही है, तो अगर कोई यहाँ से आएगा तो वो तो एंटर हो जाएगा इजिली। तो यही कंसेप्ट यहाँ काम करता है। क्या काम करता है यहाँ पे, ये जो सोलर विंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो सन से निकलते हैं, उनको सोलर विंड कहा जाता है।
जब ये इक्वेटर पर, ये हमारा इक्वेटर है अर्थ का, यहाँ पे जब ये एंटर हो रही होती है, जब ये एंटर होने की कोशिश कर रही होती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको रोक लेती, उसको एंटर नहीं होने देती अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। अब एंटर तो नहीं होने देती है, लेकिन इसको डाइवर्ट कर देती है, ये घुमा देती है इसको वापस इस तरह। ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई आई, लेकिन ये क्या क्या है, इसको घुमा दिया, घुमा दिया। अब जब ये इसको डाइवर्ट करती है, ठीक है, इसके पाथ को, तो क्या होती है, क्या होता है, कुछ सोलर जो विंड्स होती है वो यहाँ नॉर्थ पोल के अंदर, अब ओपन है नॉर्थ पोल, तो क्लोज तो है नहीं, ठीक है, तो उसके अंदर एंटर हो जाती है, ये सोलर विंड्स यहाँ पे एंटर हो जाती है। जब ये एंटर होती है तो ट्रोपो जो हमारा था ना आइनोस्फेयर की जो लेयर है वहां तक पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद में वहां पे जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, उसके साथ ये रिएक्ट करना टकराती है। ठीक है, टकराने के बाद एक एनर्जी जनरेट होती है। जब वो एनर्जी जनरेट होती है और जब बाद में स्टेबल स्टेट में आते हैं, स्थिर स्टेट में आ रहे होते हैं, उस वक्त हमें ये पोलर लाइट्स दिखाई देती है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप अगर आगे से कभी ये ना क्लाउड्स देखोगे, बिजली देखोगे, या फिर बारिश होती हुई देखोगे, स्काई का कलर देखोगे, टूटते हुए तारे देखोगे, ये पोलर लाइट देखोगे, अगर नॉर्वे जाना हुआ आपका कभी, तो ठीक है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि ये तो हमारे जो अर्थ की एटमोस्फेयर लेयर्स है उनमें सब में क्या चल रहा है, एक मैजिक चल रहा है। ठीक है, ये मैजिक दिख रहा है हमें। तो आई होप आपको ये आज इंटरेस्टिंग जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। ठीक है, और आप भी कमेंट कीजिए आपको और किन टॉपिक्स के बारे में जानना है। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।